नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों की जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की जगह आ चुकी है और निश्चित तौर पर आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आप लोगों के लिए लाए हैं बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें हम आपको विभिन्न विषयों से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको विज्ञान विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। ये जो वीडियो हैं ये केवल यूपी पुलिस के लिए बल्कि अन्य परीक्षाओं में भी ये आप लोगों के लिए उतने ही उपयोगी रहने वाले हैं। तो आप लोगों को इन सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, विज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है साइंस, और जो साइंस शब्द हमारा आया है वो आया है लैटिन भाषा से। कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साइंस शब्द कौन सी भाषा से आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। वहीं अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहा जाता है विज्ञान। हिंदी में कहा जाता है विज्ञान। इसमें जो मूल शब्द है वो है हमारा ज्ञान। ज्ञान जो है वो हमारा मूल शब्द है और इसमें वी उपसर्ग लगाया गया है, तो वी उपसर्ग लगने से ये हो गया है ज्ञान, विज्ञान। ठीक है, अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान का अर्थ होता है जानना। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। ठीक है ना, या सीखना। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना या सीखना। और वी उपसर्ग लगने से वी का जो अर्थ यहां पर बन रहा है वो बन रहा है व्यवस्थित। वी का अर्थ यहां पर क्या बन रहा है? व्यवस्थित बन रहा है। तो विज्ञान का अर्थ हो जाएगा व्यवस्थित रूप से जानना। यानी कि जब हम किसी के भी बारे में व्यवस्थित रूप से जानते हैं, व्यवस्थित तरीके से किसी का अध्ययन करते हैं, तो उसी को विज्ञान कहा जाता है। चाहे वो अध्ययन किसी व्यक्ति के बारे में हो, चाहे वह अध्ययन किसी पेड़ पौधे के बारे में हो, किसी वस्तु के बारे में हो, किसी पदार्थ के बारे में हो, किसी घटना के बारे में हो, किसी के भी बारे में जब हम लोग व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं तो उसी को विज्ञान कहा जाता है। तो ये हो गया विज्ञान का अर्थ। अब जब विज्ञान का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम बात करते हैं विज्ञान की शाखाओं की। अगर हम आज के समय में बात करें तो विज्ञान की इतनी सारी शाखाएं हो गई हैं कि सभी को याद कर पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन हम यहाँ पर विज्ञान को दो महत्वपूर्ण शाखाओं में विभाजित करेंगे। कौन सी दो शाखाओं में विज्ञान को हम यहाँ पर विभाजित करेंगे? तो विज्ञान की जो पहली शाखा है वो कहलाएगी हमारी प्राकृतिक विज्ञान। विज्ञान की जो पहली शाखा यहाँ पर है वो है हमारी प्राकृतिक विज्ञान। और विज्ञान की जो यहाँ पर दूसरी शाखा है वो है हमारी भौतिकीय विज्ञान। पहली शाखा है हमारी प्राकृतिक विज्ञान और दूसरी जो शाखा है वो है हमारी भौतिकीय विज्ञान। अगर हम प्राकृतिक विज्ञान में अगर हम बात करें तो प्राकृतिक विज्ञान को भी हम पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें पहला जो भाग कहलाएगा वो कहलाएगा वनस्पति विज्ञान। पहला भाग जो है वो इसमें वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। और इसमें जो दूसरा भाग है वो कहलाएगा जंतु विज्ञान। दूसरा भाग जो है वो जंतु विज्ञान कहलाएगा। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और वहीं अगर हम जंतु विज्ञान की बात करें तो इस पृथ्वी के ऊपर या पानी के अंदर रहने वाले जितने भी जीव हैं उन सभी का जो भी हम अध्ययन करते हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके आवास के बारे में, उनकी शारीरिक संरचना के बारे में जो भी हम अध्ययन करते हैं उसको हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हो जाएगा वनस्पति विज्ञान और दूसरा हो जाएगा जंतु विज्ञान। वहीं अगर हम भौतिकीय विज्ञान की बात करें तो भौतिकीय विज्ञान को भी हम यहाँ पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें जो पहला भाग है वो कहलाएगा हमारा रसायन। पहला भाग जो है वो कहलाएगा रसायन और इसमें जो दूसरा भाग है हमारा वो कहलाएगा भौतिक। तो इस तरीके से हम लोग भौतिकीय विज्ञान को भी दो भागों में यहाँ पर विभाजित कर सकते हैं। अगर हम परीक्षा की बात करें तो परीक्षाएं जो होती हैं उनमें रसायन विज्ञान से संबंधित भी प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, भौतिक विज्ञान से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं और वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान से संबंधित भी प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके इन सभी से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। शुरुआत हम लोग यहाँ पर भौतिक विज्ञान से करेंगे। भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं उनका हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद में रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे। एक एक करके हम लोग
पूरी की पूरी विज्ञान को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है और भौतिकीय विज्ञान को भी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पर जो शुरुआत करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं भौतिक विज्ञान से। भौतिक विज्ञान से हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान से। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि भौतिक का अर्थ क्या होता है, उसके बाद में हम आगे की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि भौतिक का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, हमें अपनी आंखों से जो भी वस्तु दिखाई देती है वो सभी भौतिक जगत का हिस्सा होती है। हमें अपनी आंखों से पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, पर्वत दिखाई देते हैं, पठार दिखाई देते हैं, मैदान दिखाई देते हैं, विभिन्न प्रकार की जीव जंतु दिखाई देते हैं और विभिन्न प्रकार की घटनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे कि हवा चल रही है, आंधी आती है तो उसको भी हम महसूस कर सकते हैं, बरसात होती है तो बरसात को भी हम देखते हैं, और धूप निकलती है तो उसको भी हम देखते हैं, बादल आते हैं तो उसको भी देखते हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें मिलके जो है वो भौतिक बनाती हैं, यानी सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं, सभी को हम लोग भौतिक कह सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है भौतिक जगत। इसीलिए जगत को क्या कहा जाता है, भौतिक जगत कहा जाता है। अगर हम भौतिक विषय की बात करें तो भौतिक विषय में हम इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं और ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इन घटनाओं के घटित होने के पीछे क्या कारण है, इन कारणों का हम लोग भौतिक के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे बरसात हो रही है तो बरसात क्यों होती है, बरसात किस प्रकार से होती है, उसका पूरा हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से जैसे आंधी आती है तो आंधी किस वजह से आती है, उसका भी जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो भी भौतिक का एक हिस्सा हो जाएगा। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी जो है वो हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि हम किसी वस्तु को, किसी पत्थर को या किसी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर एक आकर्षण शक्ति पाई जाती है जो हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक पृथ्वी के अंदर एक बल होता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, एक आकर्षण बल होता है और उस आकर्षण बल के कारण पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं का हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर अध्ययन करते हैं। अगर हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बात करें तो संपूर्ण भौतिक विज्ञान को 8 शाखाओं में यहाँ पर विभाजित किया जा सकता है। तो भौतिक विज्ञान की 8 शाखाएं कौन कौन सी हैं, उनका हम सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर नाम बता देते हैं। तो पहली शाखा जो है भौतिक विज्ञान की वो कहलाएगी यांत्रिकी। सबसे पहली शाखा जो भौतिक विज्ञान की है वो है यांत्रिकी। दूसरी शाखा जो है वो है ध्वनि। भौतिक विज्ञान की जो दूसरी शाखा है वो है ध्वनि। भौतिक विज्ञान की जो तीसरी शाखा है वो है ऊष्मा। तीसरी शाखा है ऊष्मा। चौथी शाखा जो है वो है प्रकाश। चौथी शाखा प्रकाश हो जाएगी। अगर हम 5वीं शाखा की बात करें तो 5वीं शाखा हो जाएगी विद्युत। 5वीं शाखा हो जाएगी विद्युत। 6वीं शाखा की अगर हम बात करें तो 6वीं शाखा हो जाएगी हमारी चुंबकत्व। 6वीं शाखा हो जाएगी चुंबकत्व। और 7वीं शाखा की अगर हम बात करें तो 7वीं शाखा हो जाएगी आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, ये हो जाएगी 7वीं शाखा। और अंतिम और जो 8वीं शाखा है भौतिक विज्ञान की वो हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिकी, ठीक है ना। तो 8वीं शाखा जो है विज्ञान की वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉनिकी। तो इस तरीके से भौतिक विज्ञान को हम, भौतिक विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, वैसे तो बहुत सारी शाखाएं बनती हैं भौतिक विज्ञान में, लेकिन हम मोटे तौर पर इन 8 भागों में भौतिक विज्ञान को विभाजित कर सकते हैं। तो इनमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सभी हम आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरुआत जो करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पर यांत्रिकी से करने वाले हैं।
यांत्रिकी में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं पहले हम उनकी चर्चा करेंगे। ध्वनि के बारे में भी हम आपको बताएंगे, ऊष्मा के बारे में भी बताएंगे, प्रकाश, विद्युत, सभी के बारे में हम आपको जो महत्वपूर्ण चीजें हैं सभी से हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यांत्रिकी से शुरुआत करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग बना लेते हैं यांत्रिकी। हम लोग यहाँ पर यांत्रिकी से प्रारंभ करेंगे और यांत्रिकी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मापन का, क्योंकि सबसे पहले मापन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो राशियाँ होंगी उनके मापन की हर जगह हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हम पहले से ही मापन का अध्ययन कर लेंगे, कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, तो उससे हमें आगे चल के परेशानियाँ नहीं होगी। हमें आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सी राशि के लिए कौन सा मात्रक है, किसी भी प्रकार से हमें आगे परेशानी नहीं होगी। इसलिए हम सबसे पहले मापन से ही शुरुआत करेंगे। मापन में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनसे आपको परिचित होना चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राशि। राशि का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो राशि का मतलब ये होता है जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। पुनः सुनिए आप लोग ध्यान से, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो जैसे जनसंख्या है तो जनसंख्या को हम लोग संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये एक प्रकार से राशि हो जाएगी। उसी प्रकार से आयु है, आयु को भी हम संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आयु भी हमारी एक प्रकार से राशि हो जाएगी। इसी प्रकार से वस्तु का भार, वस्तु का जो भार होता है उसको भी हम लोग बता सकते, उसका परिमाण बता सकते हैं। लेकिन परिमाण बताने के लिए भी हमें वहां पर संख्या की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, क्योंकि यदि हम किसी भी वस्तु का परिमाण बताते हैं तो वहां पर भी हमें संख्या की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना संख्या के हम लोग परिमाण भी नहीं बता सकते। तो इसको भी संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर हमें किसी की लंबाई नापना है, किसी कपड़े की लंबाई नापना है ना, तो लंबाई जो है वो भी एक प्रकार से राशि हो जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी राशियां होती हैं। तो राशि का सीधा सीधा मतलब ये होता है जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। ठीक है, तो जिसको भी संख्या के रूप में आप लोग व्यक्त कर सकते हैं वो सभी चीजें जो है वो राशि के अंतर्गत आ जाती हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भौतिक राशियों की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भौतिक राशियों की। हम यहाँ पर भौतिक राशि के बारे में समझेंगे कि भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। तो देखिए भौतिक राशियां उन राशियों को कहते हैं जिन्हें भौतिकी के नियमों में व्यक्त किया जा सके, यानी कि जिन पर भौतिकी के नियम लागू होते हैं उन राशियों को भौतिक राशि कहा जाता है। ठीक है, जैसे वस्तु का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान एक प्रकार की भौतिक राशि है। उसी प्रकार से लंबाई, लंबाई भी एक भौतिक राशि है। चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व, ये सभी भौतिक राशियां हैं। आगे हम आपको लिख के बताएंगे। अभी आपको समझना है कि वे राशियां जिनको भौतिकी के नियमों में व्यक्त किया जा सके उनको भौतिक राशि कहा जाता है। कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, आगे हम आपको जब चार्ट बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं। अब जो भौतिक राशियां हैं हमारी, इन भौतिक राशियों को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो हमारी भौतिक राशियां हैं, इन भौतिक राशियों को हम लोग यहाँ पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक जो प्रकार होता है भौतिक राशियों का वो होता है अदिश, अदिश राशि, और दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है सदिश राशि। तो इस प्रकार से जो हमारी भौतिक राशियां होती हैं उन भौतिक राशियों को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है ना। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं अदिश राशियों की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं। तो वैसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, जिनमें दिशा नहीं होती, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहा जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि परिमाण तो होता है, अदिश राशियों में परिमाण तो होता है,
लेकिन दिशा नहीं होती है। सीधी सीधी सिंपल सी परिभाषा आपको यहां पर याद रखना है कि जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन भौतिक राशियों को अदिश राशि कहा जाता है। अब ये कौन कौन सी अदिश राशियां हैं? वैसे तो बहुत सारी अदिश राशियां हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण अदिश राशियां हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं, जो परीक्षाओं में ज्यादा पूछी जाती हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण राशियां हैं जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान एक हमारी महत्वपूर्ण अदिश राशि है। द्रव्यमान के अलावा घनत्व, घनत्व भी एक महत्वपूर्ण अदिश राशि है। घनत्व के अलावा तापमान, तापमान भी अदिश राशि है। तापमान के अलावा विद्युत धारा, विद्युत धारा भी अदिश राशि है। विद्युत धारा के अलावा समय, समय भी अदिश राशि है। समय के अलावा चाल, चाल भी अदिश राशि है। चाल के अलावा आयतन, आयतन भी अदिश राशि है। कार्य, कार्य भी अदिश राशि है। तो इस प्रकार से बहुत सारी अदिश राशियां हैं, लेकिन ये जो हमने आपको बताई हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण अदिश राशियां हैं जिनके बारे में परीक्षाओं में ज्यादा पूछा जाता है। आगे चल के आपको पता चलेगा, इन सभी के मात्रकों के बारे में भी पता चलेगा कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, घनत्व का मात्रक क्या होता है, तापमान का मात्रक क्या होता है। आगे आपको सारी बातें पता चलेंगी। अभी आप लोगों को ध्यान रखना है कि अदिश राशियां उन राशियों को कहते हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, और जिनको सामान्य नियमों के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। ठीक है ना, ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। विशेष नियमों की यहां पर इनको जोड़ने के लिए विशेष नियमों की आवश्यकता नहीं होती है, सामान्य तरीके से इनको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सी हैं ये हमने आपको बता दिया है। द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य। तो ये जो महत्वपूर्ण अदिश राशियां हैं इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं सदिश राशि की। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी कि जिनमें परिमाण की भी आवश्यकता होती है और दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको सदिश राशियां कहा जाता है। केवल परिमाण बताने से काम नहीं चलेगा, हमें साथ में दिशा भी बताना पड़ेगी। ठीक है, तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन राशियों को सदिश राशियां कहा जाता है। और एक बात और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इनके लिए जोड़ के कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनका पालन किया जाता है, उन्हीं नियमों के माध्यम से इनको जोड़ा जाता है। यानी कि जोड़ के जो नियम होते हैं, जो विशेष नियम होते हैं, जो सदिश राशियों के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हीं नियमों के माध्यम से इन राशियों को जोड़ा जाता है, सामान्य तरीके से इनको नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये अब इसमें एक बात और बता देते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण सदिश राशियां हैं, उनके नाम हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे वेग, वेग सदिश राशि है। वेग के अलावा विस्थापन, विस्थापन भी सदिश राशि है। विस्थापन के अलावा बल, बल भी सदिश राशि है। बल के अलावा रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग भी सदिश राशि है। रेखीय संवेग के अलावा कोणीय विस्थापन, यहां पर हम लिख देते हैं कुछ राशियों के नाम, जैसे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन भी सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन के अलावा कोणीय वेग, कोणीय वेग भी जो है वो है हमारी सदिश राशि। कोणीय वेग भी सदिश राशि है। कोणीय वेग के अलावा त्वरण, त्वरण भी सदिश राशि के अंतर्गत आ जाएगी। त्वरण के बाद में बल, बल भी हमारी सदिश राशि है। ठीक है ना, उसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी हमारी सदिश राशि है। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण आपकी सदिश राशियां हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे कि विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता। तो ये सभी हमारी सदिश राशियां होती हैं।
ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण सदिश राशियां हैं और जो महत्वपूर्ण अदिश राशियां हैं उनके नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो हमने आप लोगों को लिख के यहाँ पर बता दी हैं। जैसे अदिश राशियों में आपको इनको याद रखना है और सदिश राशियों में आपको इनको मुख्य रूप से याद रखना है। इनके नाम कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है या निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज का वीडियो आपका ज़्यादा बड़ा हम नहीं बनाया है, छोटा सा ही वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। आगे आने वाले जो वीडियो होंगे वो थोड़े से बड़े होंगे। इसके आगे की चर्चा हम वहाँ पर करेंगे। इसी तरीके से आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप लोग इन वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और ये सभी वीडियो आप लोगों को हर प्रकार की परीक्षाओं में काम देने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप सभी से फिर से मुलाकात करेंगे।